एवरीवन, कैसे गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन परंपरा है वो कब से शुरू हुई और किसने लिखा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और उसे कितने भागों में विभक्त किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में। यानी कि ये यूपी टीजीटी पीजीटी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इस टॉपिक से जितना कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता था वो सारे क्वेश्चंस गाइस मैंने इसमें डाले हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ भी आएगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैंने 3 से जो है गाइस पूरे 10 दिन तक इस पे लगातार मेहनत की है और फिर इसको टाइप किया, मतलब बहुत सारा मेहनत किया है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारी इस क्लास की ओर बढ़ते हैं। कहना है कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। और कौन कहता कि छलनी में पानी नहीं जमता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। तो आज का ये मोटिवेशन कोड, आई होप आप सभी के अंदर भी बहुत सारी ऊर्जा होगी। और आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही शिद्दत से तैयारी करिए और हम तो आपके साथ जुड़े ही हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम हमारी क्लास की ओर चलते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले कवि का नाम है गारसा दत्तासी। यानी कि ये पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को लिखने का पहला प्रयास किया है। यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा का प्रथम, यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का क्या किया है, पहला प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुई या हिंदवी। यानी हिंदुई को क्या कहते हैं, हिंदवी, हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी। यानी कि इनका इनका एक ग्रंथ है, उसका नाम है इस्तवार ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, अब इस पुस्तक को क्या किया गया, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है, जहाँ पे हिंदुई का मतलब है हिंदवी और हिंदुस्तानी का मतलब है उर्दू। ठीक है, यानी कि ये जो गारसा दत्तासी जी की पुस्तक है ये इन्होंने क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी है। और इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है, इसी पुस्तक का प्रकाशन जो है वो पेरिस में हुआ है। अब पेरिस में हुआ है तो इस पुस्तक के 2 संस्करण हैं, एक पहला संस्करण और एक दूसरा संस्करण। पहले संस्करण को इन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांटा। ठीक है, फिर दूसरे संस्करण को इन्होंने क्या किया, उसे 3 भागों में बांटा। यानी कि इस पुस्तक के कितने प्रकाशन हुए, 5। ओके, नहीं सॉरी, इस पुस्तक के क्या है, इस पुस्तक के 2 संस्करण हैं। ठीक है, और इसे क्या किया जो है 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन है वो कुल 3 भागों में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो प्रथम संस्करण था, प्रथम संस्करण में क्या है, प्रथम संस्करण में 2 भाग हैं और उसका मतलब प्रथम प्रकाशन जो है वो 1839 ईस्वी को हुआ है और दूसरा प्रकाशन जो है 1847 ईस्वी को हुआ है। और जो दूसरा संस्करण था वो 1871 ईस्वी को। यानी कि ये संस्करण क्या है, ये 3 भागों में विभक्त है। यानी कि प्रथम संस्करण 2 भागों में विभक्त है, जो मतलब प्रथम संस्करण के 2 प्रकाशन हुए हैं। और जो तीसरा प्रकाशन है, सॉरी, वो जो दूसरा प्रकाशन है उसे क्या किया गया, उसे 3 भागों में बांटा गया। ओके, यानी पहला संस्करण जो है 2 भागों में बांटा गया और पहले संस्करण का प्रकाशन जो है उसका 2 भागों में हुआ है, यानी कि प्रथम 39 और दूसरा 47 और तीसरा जो है वो 1871 ईस्वी में। और ये दूसरा संस्करण क्या है, 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, अब क्या है, इस पुस्तक में कुल 738 कवि, यानी कि इस पुस्तक में क्या है, 738 कवियों का जो है वो वर्णन मिलता है। और वर्णन कैसे मिलता है, इन्होंने अल्फ़ाबेट के अनुसार इन्होंने जो है उसमें कवियों का वर्णन किया है। जैसे का से नाम जिसका पहले होगा उसको, जैसे कालिदास और कालिदास काका कालेश्वर। ठीक है, तो कालिदास काका कालेश्वर मान के चलिए, मतलब ऐसे इन्होंने क्या किया, जैसे फिर खा से नाम हो गया किसी का, फिर गा से नाम हो गया, फिर मतलब इन्होंने क्या किया, अल्फ़ाबेट के अनुसार। ठीक है, इन्होंने क्या है इस पुस्तक में वर्णन किया है। और इसमें हिंदी के कितने कवि हैं, यानी कि उसमें भी हिंदी के केवल और केवल 72 कवि हैं और उर्दू के कितने कवि हैं,
666 कवि हैं। यानी कि क्या है, इनकी जो पुस्तक है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसके लेखक जो हैं यानी कि इस ग्रंथ के लेखक हैं गारसा दत्ताशी हैं। गारसा दत्ताशी ने इस पुस्तक में क्या किया, अल्फ़ाबेट के हिसाब से कवियों का वर्णन किया। फिर वो चाहे कवि वर्तमान का हो या फिर प्राचीन का, मतलब मान के चलो ऐसे का टाइप से उन्होंने उसमें जो है उनके समय का ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने बस अल्फ़ाबेट के अनुसार कवियों का वर्णन कर दिया है, ठीक है। अब वो चाहे छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बहुत फेमस हो सकता है, कम फेमस, यानी कि ऐसे करके उन्होंने जो है वो कवियों का वर्णन अल्फ़ाबेट के हिसाब से किया है। और उसमें भी क्या है, इन्होंने उर्दू कवियों का ज़्यादा वर्णन किया है। यानी कि उर्दू कवि कितने 666 हैं और हिंदी के कवि क्या हैं 72 हैं। आगे कह रहे हैं कि और हिंदी अनुवाद, अब इसी जो इनका ग्रंथ है इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, इसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया है, वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। यानी कि गारसा दत्ताशी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और उन किस नाम से किया है, तो ये नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि इन्होंने लक्ष्मी सागर जी ने किस नाम से अनुवाद किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1952 ईस्वी, यानी कि इसका प्रकाशन क्या हुआ 1952 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को इतनी बातें समझ आ गई कि देखो एक लेखक हैं, इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को सबसे पहले लिखने का प्रयास किया। उस पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है। उसमें हिंदुई का मतलब है हिंदवी और हिंदुस्तानी का मतलब है कि उर्दू, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, 738 कवियों का जो है वर्णन किया है, जिसमें हिंदी के कवि 72 हैं, केवल 72 कवि हैं, और उर्दू के कवि क्या हैं 666 है, ठीक है। और इनकी इसी पुस्तक पर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने क्या किया है, अनुवाद किया है। और किस नाम से किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि इन्होंने इस नाम से क्या किया है, इस गारसा दत्ताशी जी के पुस्तक का क्या किया है, इन्होंने अनुवाद किया है। आगे चलते हैं महेश दत्त शुक्ल, यानी कि अब दूसरे कवि कौन से हैं, महेश दत्त शुक्ल। इन्होंने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यानी कि देखो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ, यानी कि इनके इतिहास ग्रंथ की क्या है, मान्यता है, ठीक है। इनका इतिहास ग्रंथ जो है वो प्रथम, यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के जो बुक है, इन्होंने क्या किया है, इतिहास लेखन की परंपरा क्या, इन्होंने सबसे पहले ग्रंथ लिखा है, ठीक है। यानी कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ किसने लिखा, महेश दत्त शुक्ल जी ने। किस नाम से लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका दूसरा नाम क्या है, भाषा काव्य संग्रह, यानी कि इसी ग्रंथ के जो ये हिंदी साहित्य के इतिहास है, इसी का दूसरा नाम क्या है, भाषा काव्य संग्रह। और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1873 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ है, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से। यानी कि जो है महेश दत्त शुक्ल जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। और उस हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा नाम भाषा काव्य संग्रह है। इसका प्रकाशन कहाँ हुआ, लखनऊ नवल किशोर प्रेस से हुआ। और कब हुआ, 1873 ईस्वी में हुआ। और जो क्या है, ये हिंदी भाषा में लिखा गया क्या था, पहला ग्रंथ था। उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ लिखा। आगे चलते हैं शिव सेंगर, यानी कि अब है एक लेखक का नाम है शिव सिंह सरोज, इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, यानी कि शिव सिंह सेगर जो है वो कवि हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी शिव सिंह सरोज, हिंदी भाषा का दूसरा इतिहास ग्रंथ। पहला किसका था, महेश दत्त शुक्ल जी का क्या नाम था, हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा नाम क्या था, भाषा काव्य संग्रह। कब इसका प्रकाशन हुआ, 1873 ईस्वी में हुआ। कहाँ से हुआ, नवल किशोर प्रेस से हुआ, ठीक है। यानी कि अब क्या है, शिव सिंह सरोज जी ने भी क्या किया है, हिंदी भाषा का दूसरा इतिहास ग्रंथ, यानी कि ये दूसरा इतिहास ग्रंथ था। यानी कि शिव सिंह, वो पहला महेश दत्त जी ने लिखा, लेकिन दूसरा किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा। इसका प्रकाशन कब हुआ, इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। और इसमें लगभग 1000 या मतलब 1000 का मतलब लगभग में है, तो टोटल कितने कवि, 838 कवि हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र है। यानी कि जो इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है, शिव सिंह
सरोज, यानी कि इनकी शिव सिंह सेंगर की पुस्तक क्या है, इनके नाम से ही देखो पुस्तक है, तो इसमें बस इन्होंने सिंगर की जगह सरोज कर दिया। और इसमें क्या है, 1000 कवि, लगभग 1838, या फिर कह सकते हैं कि लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का वर्णन है। कवियों के ये ना, इन्होंने क्या किया, कविताओं के उदाहरण दिए हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कविताओं के उदाहरण दिए हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु। और इनकी पुस्तक का ये जो शिव सिंह सरोज है, क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु है। आगे चलते हैं हम, जॉर्ज एब्राहम ग्रेडसन। तो ये जो जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन जो है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं। अब गाइस आपको बता दें कि जो ये कवि है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट है तो इनके ग्रंथ तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि इनके इस ग्रंथ, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों का स्पष्ट वर्णन किया है। इन्होंने क्या किया है, जो लेखक हैं उनको काल क्रम के अनुसार, सबसे पहले गार्ग्य दत्ताशी ने क्या किया था, अल्फ़ाबेट के हिसाब से किया था। फिर शिव सिंह महेश दत्त जी ने क्या किया था, जो है भाषा काव्य संग्रह लिखा था, उसमें क्या किया था, इन्होंने जो है जो है हिंदी साहित्य का जो है दूसरा इतिहास लेखन का पहला ग्रंथ था। फिर जो है शिव सिंह सरोज जी ने लिखा, वो उनका दूसरा ग्रंथ था। अब यहाँ पर जो है, इसके बाद भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि इन्होंने क्या किया है, कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों का स्पष्ट, यानी कि जो इनकी पुस्तक है, इन्होंने काल क्रम के हिसाब से जो है वर्णन किया है, और उसमें भी क्या किया है, उन लेखकों की प्रवृत्तियों का भी वर्णन किया है। कैसा किया है, स्पष्ट वर्णन किया है। तो अभी तक हमने देखा कि जो गार्ग्य दत्ताशी थे उन्होंने अल्फ़ाबेट, और जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों के साथ वर्णन किया, यानी कि हमें 2 पॉइंट मिले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आगे कह रहा है कि प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि पहली बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से, यानी देखो हिंदी साहित्य को, अब देखो हिंदी साहित्य है उसे किसकी दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से क्या क्या क्षेत्र निर्धारण करते हुए 2 भागों में, 2 भाग कौन कौन से थे, एक संस्कृत और प्राकृत प्राकृत परंपरा की हिंदी। ठीक है, यानी कि एक पहला भाग क्या था, संस्कृत प्राकृत। देखो संस्कृत जो है बहुत प्राचीन लैंग्वेज है, संस्कृत के बाद क्या था, संस्कृत पाली प्राकृत, यानी कि पाली के बाद से जो है वो प्राकृत हिंदी परंपरा, प्राकृत परंपरा की हिंदी, और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू जिसे हिंदी से पृथक माना गया, यानी कि 2 भागों में विभाजित हुआ। एक संस्कृत प्राकृत की प्राकृत परंपरा की हिंदी, और दूसरा क्या है, दूसरा अरबी फारसी मिश्रित उर्दू। ठीक है, जिसे क्या कि हिंदी से अलग पृथक माना जाता है या अलग माना जाता है, यानी कि 2 भाग थे। और दोनों भाग क्या है, दोनों भाग अपने अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि फिर दूसरा क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण करते हुए इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। यानी कि इन्होंने क्या किया, जो इनकी पुस्तक है इसी में इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण करते हुए इसे 4 भागों में विभक्त किया है। किसमें, इन्होंने जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक में ही इन्होंने क्या किया है कि हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण करते हुए, यानी कि आप लोग, अब हम किसको पढ़ा रहे हैं, इसी को पढ़ा रहे हैं, तो इसी से, यानी कि इसी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किया कि आखिर पहले कौन सा आया होगा, फिर दूसरा कौन सा आया। तो इन्होंने क्या किया कि इसके विकास क्रम को 4 भागों में विभाजित किया। पहला भाग कौन सा था, चारण काव्य। दूसरा कौन सा था, भक्ति काव्य, जिसे क्या कहते हैं हम, धार्मिक काव्य भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रेम काव्य, और चौथा दरबारी काव्य। यानी कि इन्होंने क्या किया, इसी पुस्तक में जो है हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा। किसमें किसमें, चारण, भक्ति,
प्रेम दरबारी। प्रेम यहाँ पर आएगा रीति के, और भक्ति तो भक्ति है ही। देखो सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल को ही क्या कहते हैं, चारण काल। फिर दूसरा क्या है, भक्ति काल। भक्ति काल को ही क्या कहते हैं हम, भक्ति काल को हम धार्मिक काव्य, यानी कि उसमें क्या था, भक्ति काल में बहुत ज़्यादा जो है ईश्वर की उपासना की गई है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, धार्मिक काव्य भी कह सकते हैं। फिर क्या है, प्रेम काव्य यानी कि रीति काव्य, ठीक है। फिर उसके बाद दरबारी काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया, ठीक है। यानी कि ये क्या है, इन 4 भागों में विभाजित किया गया। इस ग्रंथ के रचनाकार हमने अभी बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास किया। अब देखो इन्होंने क्या किया, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जो है इन्होंने पहला प्रयास किया। वहाँ पर इन्होंने उसने क्या किया था, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का इन्होंने जो है पहला प्रयास किया था। और कैसा किया था, जो है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग किया था। कवियों का वर्णन जो है उन्होंने अल्फ़ाबेट, लेकिन यहाँ पे क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास का कालक्रम, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो कालक्रम, पहले कौन सा काल आया फिर दूसरा, यानी कि ऐसे करके था ना, जैसे भक्ति काल, आदिकाल, ऐसे करके मतलब इन्होंने कालों का वर्णन किया है, ठीक है। उसमें क्या है, गर्सदत्ताशी ने सिर्फ कवियों का वर्णन किया है। अब यहाँ पे क्या, 16वीं से 17वीं शताब्दी के भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि स्वर्ण काल और स्वर्ण युग दोनों में बहुत अंतर है। अभी हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि स्वर्ण काल किसने कहा और स्वर्ण युग किसने कहा, ठीक है। तो आप लोग स्वर्ण युग याद रखेंगे, किसने कहा है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी कि इन्होंने जो है भक्ति काल को क्या कहा है, स्वर्ण युग कहा है। और ये क्या है, स्वर्ण युग मानना उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, यानी कि उन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण युग माना, और ये क्या है, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रियर्सन ने आदिकाल का अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। यानी कि इन्होंने क्या किया, भाई अभी बताया था कि कालों का वर्णन इन्होंने विभाजन किया है, इन्होंने कवियों के कालक्रम का वर्णन किया है और उसकी प्रवृत्तियों का भी वर्णन किया है। यानी कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को अपनी पुस्तक में डिफाइन किया है। और आगे क्या है, उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी माना है। यानी कि इन्होंने आदिकाल की जो सीमा है वो 1400 ईस्वी मानी है, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 8वीं शताब्दी से माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का नींव का पत्थर है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का नींव का पत्थर है। यानी कि जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, इनकी पुस्तक जो है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर, ये क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के नींव का पत्थर माना जाता है, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पर अभी तक हमने क्या कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन की विशेषताएं भी पढ़ ली। अब हम वापस से किस पे आ जाते हैं, अपनी बुक पे आ जाते हैं। अभी तक हमने इस बुक के बारे में क्या क्या पढ़ा, कि इस बुक में क्या है, जो हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण किया गया है, 4 भागों में किया गया है। इसका 2 भागों में प्रकाशन हुआ, इसको नहीं सॉरी इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला संस्कृत प्राकृत परंपरा की हिंदी, और दूसरा अरबी फारसी मिश्रित उर्दू, ठीक है। और ये क्या है, इसमें क्या है, कवियों के लेखकों का कालक्रम के अनुसार वर्गीकरण तथा उसकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया है। इसकी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर जो है वो उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी कि अंग्रेजी है, ठीक है। इसका प्रकाशन जो है 1888 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। यानी कि इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, इसके बारे में जान लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने आपको बताया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में 2 विशेषताएं यहाँ पे है, कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या किया है, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी को भक्ति काल माना, और ये इन्होंने क्या किया, स्वर्ण युग माना, और ये उनकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन काल विभाजन करने का प्रथम प्रयास, यानी कि इसी में किया है ना, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर में इन्होंने क्या किया था, प्रथम प्रयास किया था, ठीक है। और इन्होंने ग्रियर्सन ने ही क्या किया था, 1400 ईस्वी जो है आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। और उन्होंने क्या किया, 8वीं शताब्दी को जो है उन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ माना। ये इनकी विशेषताएं होगी। और जो है हमने अभी बताया कि जो पुस्तक है ये इंग्लिश में लिखी हुई है, प्रकाशन 1888 ईस्वी में। वो कहाँ से हुआ है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में प्रकाशित। और इसी पुस्तक को क्या कहते हैं, इसे 12 अध्याय में काल विभाजन का वर्णन, यानी कि इस पुस्तक के 12वें अध्याय में जो है काल विभाजन का वर्णन है, ठीक है।
और यह क्या है, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, यानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है सच्चे अर्थों में देखा जाए तो। और यही क्या है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का नींव का पत्थर है, यानी कि जो बुक है इसी को क्या कहते हैं, नींव का पत्थर कहते हैं। और नाम क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, यानी कि जो है इसी पुस्तक को जो है हिंदी साहित्य के का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। और इसी में क्या है, 952 कवियों का वर्णन किया गया है। अब इसी पुस्तक का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो पुस्तक है इसका अब अभी हमने आपको सभी में बताया था कि अनुवाद किया है लोगों ने। ठीक है, अनुवाद देखो, गारसे दत्ताशी ने क्या किया था, पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी। इसका अनुवाद किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया है। ठीक है, तो उन्होंने किस नाम से किया था, जो है एक मिनट, क्या बता कि इन्होंने जो है अनुवाद किया था, तो इन्होंने किस नाम से अनुवाद किया था, हिंदुई या हिंदी साहित्य का इतिहास कह सकते हैं, या फिर हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने जो है किया था। ठीक है, तो मान के चलिए मतलब ये जो पुस्तकें हैं उसका किसी न किसी ने अनुवाद किया है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है यहाँ पर किसने अनुवाद किया है, किशोरी लाल गुप्त जी ने जो है अनुवाद किया है। ओके, और हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जो शिव सिंह सरोज है उसका भी देखो किसने अनुवाद किया, महेश दत्त शुक्ल जी ने किया था। किस नाम से किया था, भाषा काव्य संग्रह से किया था। ठीक है, ओके, नहीं सॉरी, जो महेश दत्त शुक्ल है ये तो इन्हीं की पुस्तक है भाषा काव्य संग्रह। इन्होंने किस नाम से किया है, इनकी पुस्तक का नाम है जो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसे ही क्या कहते हैं, भाषा काव्य संग्रह कहते हैं ना। तो मान के चलिए मतलब जो अनुवाद था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने ही किया था। और किस नाम से किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, अब आप लोग इस बात के कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास महेश लाल गुप्त ने भी किया है, महेश दत्त शुक्ल ने भी किया है, और जो है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, यानी कि जो देखो अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो महेश दत्त शुक्ल है इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसका दूसरा नाम क्या है, भाषा काव्य संग्रह। ठीक है, लेकिन जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उन्होंने क्या किया, वो अनुवाद किया है किसका, इस्तवार दाला लिटरेचर एंदु हिंदुस्तानी का। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है आप लोग मतलब ध्यान करके बनाइएगा ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो क्या किया है, इन्होंने जो है पुस्तक का अनुवाद किया है, किशोरी लाल गुप्त जी ने किसका अनुवाद किया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, किस नाम से किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, यानी कि इन्होंने अनुवाद किया लेकिन किस नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। ठीक है, प्रकाशन कब हुआ, 1957 ईस्वी में। पहली बार भाषा के आधार पर क्षेत्र निर्धारण, अब इन्होंने क्या किया, प्रकाशन इनका कब हुआ, 1957 में हो गया, लेकिन पहली बार भाषा के आधार पर क्षेत्र निर्धारण किसने किया था, इन्होंने ही किया था। यहाँ पे ये थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमने अभी क्या बताया था कि बस किशोरी लाल गुप्त जी ने क्या किया है, सिर्फ एक काम किया है। एक काम क्या किया है, इन्होंने जो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर का क्या किया, हिंदी अनुवाद किया। किस नाम से किया है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से किया, और इसका प्रकाशन बस 1957 में हुआ। बस इतना ही यहाँ पर जो है वो किशोरी लाल गुप्त जी के बारे में है। बाकी का आप ये देखेंगे कि पहली बार जो है वो भाषा के आधार पर क्षेत्र निर्धारण हुआ है, ये सब क्या है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक में ये सारी विशेषताएं दी हैं, यानी कि ये पुस्तक की विशेषताएं हैं। पुस्तक ने में ही क्या है कि काल विभाजन का वर्णन किया गया है, भाषा के आधार पर क्षेत्र निर्धारण, विकास का चारण काव्य, भक्ति काव्य और प्रेम काव्य भी हमने आपको बताया था। और ये जो है हिंदी साहित्य का आरंभ जो है 8वीं शताब्दी, आरंभ अभी हमने बताया था कि इन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास को आरंभ जो है इन्होंने 8वीं शताब्दी माना है, और 1400 आदिकाल सीमा मानी है इन्होंने। ठीक है, और भक्ति काल को हिंदी
काव्य का स्वर्ण युग माना है। यानी कि इन्होंने क्या किया है, हिंदी काव्य को, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना है। इन्होंने, हमने क्या बताया था, इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन की है, और उनकी पुस्तक थी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की। ठीक है, यानी कि इतनी चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। बस किशोरी लाल गुप्त जी ने क्या किया है, इनकी पुस्तक का अनुवाद किया है। किस नाम से किया, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ नाम से जो है इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ नाम से इन्होंने क्या किया है, बस इसका अनुवाद किया है। और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1957 ईस्वी में हुआ है। ओके, आगे चलते हैं हम, मिश्र बंधु। अब आगे कौन है, लेखक का नाम है मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु विनोद, यानी कि इन्होंने क्या किया है, एक ग्रंथ लिखा है, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने मिलकर के क्या लिखा, एक ग्रंथ लिखा। रचनाकार मिश्र बंधुओं को हिंदी नवरत्न के लेखक कहते हैं। मिश्र बंधुओं, यहाँ पे बंधुओं कर लो, यानी कि जो मिश्र बंधु हैं ये क्या हैं, ये मिश्र बंधु, जो मिश्र बंधु हैं इन्हें क्या कहते हैं, नवरत्न कहते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कहते हैं। जिसमें अब देखो मिश्र बंधु क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, मिश्र बंधु से मिश्र बंधु विनोद, यानी कि मिश्र बंधुओं ने यही लिखी होगी। इसके लेखक कौन होंगे, मिश्र बंधु होंगे। अब मिश्र बंधु क्या है, वो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। अब मिश्र बंधु बने कैसे, तो ये जो है, जो मिश्र बंधु थे वो पहले क्या थे, 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुक बिहारी, यानी कि ये 3 भाई थे। अब इन 3 के क्या थे, 3 पुत्र थे। ठीक है, यानी कि क्या थे, 3 पुत्र थे, तो 3 × 9, यानी कि 3 × 3। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि इन्हें मिश्र बंधुओं को नवरत्न कहा जाता है। अब देखो, रत्न, नवरत्न, यानी कि 9 रत्न। ठीक है, नवरत्न कहा जाता है। देखो, अब रत्न की जो रत्न होंगे उन्हें ही तो रत्न कहेंगे। तो यहाँ पर वही है कि मिश्र बंधुओं को हिंदी नवरत्न के लेखक कहते हैं। यानी कि ये 3 भाई थे। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि ये 3 भाई थे, तीनों को 3 बेटे थे। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में, मिश्र बंधुओं ने क्या किया था, यानी कि ये तीन व्यक्ति थे, इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें मिश्र बंधु कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था, मिश्र बंधु विनोद। उसे क्या किया गया, 4 भागों में बांटा गया, यानी कि 4 भागों में बांटा गया। और इसका जो प्रथम भाग था, प्रथम भाग क्या था, प्रथम 3 भाग, यानी कि प्रथम के क्या थे, 3 भाग थे। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन 1934 में, यानी कि जो प्रथम भाग था उसके क्या थे, उसके क्या थे, 3 भाग थे। प्रकाशन कब हुआ, 1913 में। ठीक है, 1913 में। और जो चौथा भाग था उसका प्रकाशन कब हुआ, 1934 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, हमने अभी आपको एक बताया था कि जो मतलब एक अभी हमने आप लोगों को बताया था कि एक पुस्तक है, उसके क्या है, उसके 2 भाग हैं, दो संस्करण हैं। और उसके भाग कितने हैं, पहले के हमने बताया था कि 2 भाग थे, और दूसरे के हमने बताया था कि 3 भाग थे। तो आप लोग हमें बताइए कि आखिर वो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके मतलब हमने ये भाग बताए थे। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि 4591 कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है। किसमें, मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में 4991 कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास को 5 भागों में विभक्त किया गया। और क्या है, ये जो पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, इसमें क्या, हिंदी साहित्य इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन हमें ये नहीं मिला कि कितने कौन कौन से नामों से, लेकिन हमें बस इतना पता है कि जो पुस्तक है उसे क्या किया गया, 5 भागों में विभाजित, उसको मतलब हिंदी साहित्य इतिहास को 5 भागों में इसमें क्या किया गया, विभक्त किया गया है। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तो।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब ये गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य, तो मैं आप लोगों को एक जगह पे ही जितना भी हिंदी साहित्य है ना, ये सारा एक जगह लिखाऊंगी, तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा कि आखिर ये हिंदी साहित्य के नाम से इतनी सारी पुस्तकें सबने एक ही नाम क्यों रख लिया। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी है और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1929 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ। और कहाँ से हुआ, नागरी प्रचारणी सभा से। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये नागरी प्रचारणी सभा क्या है, तो हम अभी आपको बाद में ये भी बताएंगे। क्या करा है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित है। यानी कि क्या है, जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, वो क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। अब ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका, यानी कि जो पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, ये क्या है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई है। अब जब नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई है, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुई। कौन सी पुस्तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, ये क्या है, ये पुस्तक प्रकाशित हुई। ओके, इतना समझ गए। और इसमें क्या है, इसी पुस्तक में जो है 1000 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये है क्या, तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित किया गया। और किस नाम से प्रकाशित किया गया, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से जो है 1929 में प्रकाशित हुआ। ओके, और इसमें क्या है, 1000 कवियों को शामिल किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ तो करेंगे ही ना, तो इन्होंने क्या किया है कि कविवृत्त की संज्ञा किसे किसे दी है, शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रियर्सन को दी है। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविवृत्त की संज्ञा से किसको, 2 कवियों को जो है अभिहित किया। वो कौन कौन से थे, एक शिव सिंह सरोज और एक जॉर्ज ग्रियर्सन थे। ठीक है, मिश्र बंधुओं के इतिहास को, लगभग 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब जो कविवृत्त संग्रह है किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा ने 1929 में प्रकाशित किया। अब किस नाम से प्रकाशित किया, हिंदी साहित्य के विकास नाम से जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित किया। अब इसी में क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1000 कवियों को शामिल किया है। इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त की संज्ञा से किसे अभिहित किया, शिव सिंह सरोज और जॉर्ज ग्रियर्सन को किया है। अब क्या कह रहा है कि मिश्र बंधु, इसी पुस्तक में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है वो क्या किया है, मिश्र बंधु कविवृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किसे किया था, कविवृत्त संग्रह संज्ञा से शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन को किया था। ठीक है, इन्हें प्रथम संग्रह है। एक मिनट, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, ये थोड़ा सा गलत है। एक मिनट, अभी हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा, वही तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर क्या क्या दिमाग क्या क्या लगा के रखा है। तो यहाँ पे जो है आप इसको ये देखेंगे, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। हम यहाँ पे देखते हैं, ये इसको यहाँ पे आप लोग हटा दीजिए कुछ देर के लिए। हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब आप इतना देखिए बस, उसको भूल जाइए। यानी कि जो कविवृत्त संग्रह से क्या किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कविवृत्त की संज्ञा से किसे अभिहित किया, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को। इन्होंने क्या किया, प्रथम वृत्त संग्रह
इसे क्या किया है, इन्होंने प्रथम वृत्त संग्रह के नाम की संज्ञा दी है। ठीक है, क्या किया कि कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया। एक सेकेंड, कवि वृत्त की संज्ञा से अभिहित किया किसे, किसे, शिव सिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को इन्होंने क्या कहा कि कवि वृत्त संज्ञा से क्या किया, अभिहित किया। ओके, अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यानी अब आगे क्या है कि काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। काल विभाजन, अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग लगभग नहीं, अब यहाँ पर आप इसको ये अलग है, यहाँ से अलग है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही, ये देखिए ऐसे करके है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही क्या है कि काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, यानी कि जो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 900 वर्षों के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 खंडों में विभाजित किया है। ठीक है, 4 खंडों में विभाजित कर दिया, और उसमें भी क्या है, पहला भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, नागरिक पिचाणी सभा ने इसे क्या किया, प्रकाशित किया। किस नाम से, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित किया। इसी पुस्तक में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 1000 कवियों को शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से किसे किसे अभिहित किया, शिव सिंह सेंगर और जॉर्ज ग्रियर्सन को। ठीक है, और मिश्र बंधुओं के इतिहास को इन्होंने क्या कहा, कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी। अब आगे आ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे फिर क्या किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया, और उसमें भी 4 भागों में, जैसे आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, ठीक है, और आधुनिक काल हो गया। तो यानी कि जो ये है, तो यानी कि जो 4 भागों में इन्होंने, उसमें भी क्या किया इन्होंने, उसमें भी इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया। एक निर्गुण ज्ञानाश्रय और एक निर्गुण प्रेमाश्रय, एक सगुण राम भक्ति और एक सगुण कृष्ण भक्ति। यानी कि देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे ये है कि इन्होंने निर्गुण और सगुण कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। आप इसको मत देखिए, आप इसको देखो, एक निर्गुण हो गया और एक सगुण हो गया। ठीक है, अब 2 भागों में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित किया, एक सगुण और एक निर्गुण। अब फिर निर्गुण को भी क्या किया, 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक ज्ञानाश्रय और एक प्रेमाश्रय। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, सगुण को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। तो आप लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये डालेंगे कि भक्ति काल हो गया, फिर भक्ति काल के अंतर्गत यहाँ पे निर्गुण, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्गुण हो जाएगा, और यहाँ पे सगुण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा ये। हम ये बता रहे थे कि सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे निर्गुण हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सगुण हो जाएगा। अब इसके भी 2 भाग हैं, एक क्या है, एक ज्ञानाश्रय है, ठीक है, और एक क्या है, प्रेमाश्रय। तो चलिए हम यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बना के देख लेते हैं। हमने क्या डाला, हमने डाला भक्ति काल, ठीक है, हमने क्या डाला, हमने डाला भक्ति काल, भक्ति काल की 2 भागें, एक है निर्गुण, एक है सगुण।